अध्यक्ष जी ने 15 अगस्त को लाल किले पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 5 लक्ष्य और 5 प्रण देश के सामने रखा था, आपको याद होगा, गुलामी के हर अंश से मुक्ति, फ्रीडम फ्रॉम एवरी ट्रेस ऑफ आवर स्लेवरी, भारत की विरासत पर गर्व, होल्डिंग ग्रेट प्राइड ऑन द एक्स्ट्रॉर्डिनरी ट्रेडिशन ऑफ इंडिया हेरिटेज। तीसरा, विकसित भारत का लक्ष्य, कमिटमेंट टू मेक इंडिया ए ट्रूली डेवलप्ड कंट्री। एकता एवं एकजुटता, देश में यूनिटी हो। और लास्ट था, नागरिकों में कर्तव्य की भावना भी आए। अध्यक्ष जी ने आज पार्टी की ओर से बहुत गर्व से कहा कि मोदी जी ने जिन 5 प्रणों की बात कही है, उसमें आज भारत की क्या स्थिति है। भारत के उपलब्धियों की चर्चा पूरी दुनिया करती है। आज अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन ने भी जिस तरह से डेमोक्रेटिकली कोविड में मोदी जी की अगुवाई में मैनेजमेंट हुआ, इसकी उन्हें तारीफ की है। प्रेसिडेंट पुतिन हैज पब्लिकली अपलॉडेड द इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया। और यूक्रेन की लड़ाई में पीएम के आग्रह पर, मोदी जी के आग्रह पर, जो उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की से किया था, राष्ट्रपति जी से, तो एक दिन के लिए युद्ध को रोका गया, हाफ डे के लिए, ताकि 32,000 बच्चों को रेस्क्यू किया गया। अध्यक्ष जी ने एक बात और कही कि अगर भारत का अतीत देखें तो टेटनस का टीका हो, पोलियो का टीका हो, मीजल्स का टीका हो, उसको आने में कितने समय लगते थे। आज 9 महीने में 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन तैयार हो गए और देश में 220 करोड़ डोजेज लगे, ऑल विदाउट कॉस्ट। ये एक बहुत बड़ी बात है। कुछ लोगों ने कहा कि हम देंगे तो अलग बात है। आज विकसित भारत और स्लेवरी के जो पूरे दुर्भाग्यपूर्ण अतीत को समाप्त कर रहा है, उसका सबसे बड़ा प्रतिमान है राजपथ की जगह कर्तव्य पथ। राजपथ 75 इयर्स चला, अब यह कर्तव्य पथ बना है। सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित की गई राजपथ पर ही। केवड़िया में सरदार पटेल की चर्चा तो हम लोग कर चुके हैं, लेकिन आज जिस तरीके से पूरा चला, तो मुझे लगा कि अध्यक्ष जी ने कहा कि ये चर्चा जरूर हमें करनी चाहिए कि हम अपने गुलामी के अतीत से आगे बढ़ रहे हैं। इसी में अध्यक्ष जी ने यह भी कहा कि भारत अपनी परंपरा पर गर्व करे, अपनी विरासत पर गर्व करे। तो आपने देखा किस तरह से काशी का कॉरिडोर बना, विश्वनाथ जी का मंदिर, वहां पर सम्मान किया गया महारानी अहिल्याबाई होलकर को भी और महाराजा रणजीत सिंह को भी, जिनकी भूमिका थी। तो चाहे केदारनाथ हो तो बद्रीनाथ हो, तो अभी जिस तरह से वो गए और उज्जैन में महाकाल का कॉरिडोर की उद्घाटन किया और प्रभु राम का मंदिर बन रहा है। तो आज भारत के हेरिटेज को आगे बढ़ाने के लिए हर काम हो रहा है, इस पर देश को गर्व हो। ये माननीय अध्यक्ष जी ने एक बहुत बड़ी बात कही। आगे उन्होंने बताया कि आज भारत का कंक्रीट अचीवमेंट्स क्या है। इंडिया हैज बिकम द 5th बिगेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, सरपासिंग इवन इंग्लैंड। भारत मोबाइल प्रोडक्शन की दुनिया में दुनिया का 2nd बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। पहले जो एक्सपोर्ट होता था
वो आप जानते हैं कि मोबाइल उत्पादन की क्या स्थिति होती थी। आज more than 95% मोबाइल कंज्यूम्ड इन इंडिया इज बीइंग मेड इन इंडिया, और यहां से एक्सपोर्ट भी हो रहा है। एप्पल हो, सैमसंग हो, बाकी हो। तो बाहर जो पहले 14 में खाली इंपोर्ट होता था, आज भारत से एक्सपोर्ट हो रहा है। तीसरा उदाहरण है कार मैन्युफैक्चरिंग का। आज भारत जापान को छोड़कर दुनिया की तीसरी बड़ी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री बन गया है। स्टार्टअप में वर्ल्ड का फोर्थ है। ये सब बातें वही कही जा रही हैं जो 14 में मोदी जी के आने के बाद हुआ कि भारत को विकसित बनाना है और भारत का सम्मान करना है। तो कोई पहले की बात नहीं कही जा रही है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस देख लीजिए, मेड इन इंडिया, रोज चल रही है नए नए जगह पर। कल ही पीएम ने उद्घाटन किया उसका। वंदे भारत कहां बनती है? जो चेन्नई में बनती है और कुछ राजस्थान में बनती है। तो क्या ट्रेन, क्या मोबाइल, क्या यूपीआई फिनटेक मूवमेंट, वर्ल्ड का 40% जो डिजिटल ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल होता है यूपीआई के माध्यम से होता है। तो ये जो 4-5 चीजें अध्यक्ष जी ने हाईलाइट की, और मैं बहुत विनम्रता से अपने पत्रकार मित्रों को कहूंगा, इट इज अ मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड फॉर अस। जस्ट टू रिपीट, भारत की अर्थव्यवस्था आज इंग्लैंड से आगे निकल गई, 5th बिगेस्ट इकोनॉमी। भारत का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग दुनिया का 2nd हो गया। भारत का ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग दुनिया का 3rd हो गया। भारत का फिनटेक मूवमेंट 40% डिजिटल पेमेंट, भारत मेड इन इंडिया। तो मेड इन इंडिया के प्रति आह्वान और एक विकसित भारत बढ़ने की ओर का संकल्प वो दिखाई पड़ता है। तो अध्यक्ष जी ने उसका बहुत से, उन्होंने एक और बात कही, डिफेंस डील ईमानदारी से होता है कि मोर देन 100% आजकल एक्सपोर्ट हो रहे हैं, और पूरा बाहर से आने पर बहुत कमी आई है। कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजिकल क्षेत्र को छोड़ दीजिए। और पहले क्या था? एवरी डिफेंस डील हैज ए डील विद इन इट विद कमीशन एट द कोर्ट। अब ऐसा सुनने में नहीं आता है। तो ये एक बहुत बड़ी बात कही गई। उन्होंने एक और बात कही कि नेशनल हाईवे 12 किलोमीटर पर डे से 37 किलोमीटर पर डे हो गए, और बॉर्डर रोड 3600 किलोमीटर बने हैं। 3600 किलोमीटर। और बॉर्डर रोड में बताना जरूरी, जो अध्यक्ष जी ने बताया कि कांग्रेस पार्टी के डिफेंस मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में कहा था कि हमें बॉर्डर रोड्स नहीं बनानी है, क्योंकि बॉर्डर रोड बनाने से टेंशन होता है। और आज देखिए 3600 किलोमीटर बॉर्डर रोड बन गया। तो मित्रों, और जो सारी बातें, प्रमुख बातें हम आपके सामने हाईलाइट कर रहे हैं, अध्यक्ष जी ने आगे कहा सबका साथ सबका विकास की हम बात करते हैं। तो हमने जो कहा है वो करके दिखाया है। आज भारत की राष्ट्रपति एक बहुत ही संभ्रांत आदिवासी सुशिक्षित नेत्री हैं, जिनको पहली बार उस बड़े संवैधानिक पद पर स्थान मिला है। आज राज्यपाल ओबीसी हैं, एसटी हैं, एससी हैं। आज केंद्रीय मंत्री बड़ी संख्या में ओबीसी, एससी, एसटी हैं। हमें एससी, एसटी का वोट हमें काफी मिलता है, हमारे एमपी एमएलए जीतते हैं। हमने उनको सम्मान भी दिया है, और यह पहली बार हुआ है। तो सभी वर्गों का सम्मान जो करने की बात है, तो ये उन्होंने बहुत बड़ी बात कही। मित्रों, अध्यक्ष जी ने अभी हाल के होने वाले चुनाव पर भी चर्चा किया, जो चुनाव हुए हैं। गुजरात का चुनाव ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। द विक्ट्री ऑफ बीजेपी इन गुजरात इज एक्स्ट्रॉर्डिनरी एंड हिस्टोरिक. Getting 150 plus seats after 27 years in power consistently is a great achievement. उन्होंने वहां के कार्यकर्ताओं का, वहां के संगठन का बहुत ही अभिनंदन किया। और सबसे बड़ी बात, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में लेड फ्रॉम द फ्रंट
ये उन्होंने आग्रह किया कि बाकी भी प्रदेश के संगठन प्रचार के लिए मोदी जी की मेहनत और अगुवाई से सीखें। और यहां मैं आपसे कह सकता हूं कि मैं भी गुजरात के चुनाव में बहुत दिन बैठा था, और जब वो गुजरात के अहमदाबाद में रोड शो कर रहे थे तो मैं भी 2-3 जगह था, और मेरे लिए आश्चर्य था कि 8-10 लाख लोग सड़कों पर थे और एक भी बाहर से नहीं बुलाए गए थे। तो ये उनकी लोकप्रियता, उनकी हिम्मत। तो अध्यक्ष जी ने कहा इससे बहुत कुछ सीखना चाहिए। गुजरात के बारे में उन्होंने, हिमाचल के बारे में उन्होंने कहा कि हमें रिवाज बदलना था, हम नहीं बदल पाए। हालांकि वहां हर 5 साल पे राज बदलता है। लेकिन उन्होंने एक बात अवश्य कही कि पूर्व की सारी हार 5% से अधिक से होती थी, अब 5%। इस बार हम 1% से भी कम से हारे। और हमारे मित्रों ने बहुत बड़ा काम किया, हमारे मीडिया सेल ने, आई नीड टू पैट दम, कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच वोटों का अंतर सिर्फ 37,000 है हिमाचल प्रदेश। आई रिपीट, द टोटल डिफरेंस ऑफ वोट्स बिटवीन द कांग्रेस एंड द बीजेपी इज क्लोज टू 37,000 वोट्स ओनली। तो एक बहुत संतोष का भी विषय है, लेकिन आगे ठीक करने की जरूरत है। मित्रों, तेलंगाना में हमारे कार्यकर्ता बहुत संघर्ष कर रहे हैं। वहां के मुख्यमंत्री जो हैं, उनकी सरकार के द्वारा तमाम अवरोध के बावजूद जिस तरीके से हमारे लोगों की यात्रा निकली, मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने कहा तेलंगाना में अपनी हम सरकार बनाएंगे। भैया ये क्या हो रहा है, देख लो। अध्यक्ष जी की 2 बात मैं कह के अपनी बात कंप्लीट करूंगा, फिर आपके कुछ सवाल होंगे तो हम लेंगे उसको। पहली बात यह है कि हर घर तिरंगा एक कार्यक्रम हुआ था। आपको जानकर खुशी होगी कि 4 करोड़ 15 लाख घरों में तिरंगा लगाया गया। 4 करोड़ 15 लाख घरों में। और इस बार की सबसे बड़ी उपलब्धि यह रही कि नॉर्थ ईस्ट के सारे प्रदेशों में इसे बहुत उत्साह से मनाया गया। तो इन ए वे इट इज ए ग्रेट मेनी स्ट्रीमिंग ऑफ नॉर्थ ईस्ट विथ इंडिया। ये बड़ी बात है। और स्वयं प्रधानमंत्री जी 50 बार नॉर्थ ईस्ट गए, आप जानते ही हैं, बाकी मंत्री भी जाते हैं। और सेवा भाव में जिस तरह से बीजेपी पॉलिटिक्स के अलावा सेवा का काम कर रही है, ब्लड डोनेशन कैंप, बाकी कैंप, सबका उन्होंने डिटेल दिया। और जिस तरह से कोविड काल में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कोविड के लोगों को खाना खिलाने की कोशिश की, हम सब लगे हुए थे। तो ये बड़ी बात है कि सेवा भाव भी बीजेपी के कार्यकर्ता पूरी प्रामाणिकता से करें। अध्यक्ष जी ने भारत की विरासत के परंपरा को आगे बढ़ाते हुए राम मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। ये बहुत संतोष का विषय है। एक भव्य राम मंदिर बनेगा वहां पर। तो ये पूर्णता है। और वैसे भी राम मंदिर के साथ मेरा स्वयं का एक भावुक लगाव होता है, रामलला के वकील के रूप में। जब भी तो जल्दी बने तो अच्छा लगता है। वैसे अगर आपकी अनुमति है तो मैं एक बात बोल दूं, अगर इफ यू परमिट। मोदी जी हमेशा अपने भाषणों में भारत के प्राचीन टेंपल कंस्ट्रक्शन की बहुत तारीफ करते हैं। चाहे वो मदुरई में मीनाक्षी टेंपल हो, चाहे वो रामेश्वरम का टेंपल हो, चाहे वो बाकी जो चोला डायनेस्टी ने बनाया था व्यद टेंपल वहां पर तमिलनाडु में, या श्रीरंगम टेंपल हो, या फिर त्रिवेंद्रम में जो टेंपल है, ये सब हजारों साल पुराने हैं। ये भारत की बहुत बड़ी परंपरा है। तो आपको जानकर खुशी होगी कि हमारा जो अयोध्या का मंदिर है वो भी बन रहा है उसी परंपरा के अनुसार। सीमेंट एंड स्टील इज बीइंग यूज्ड द लीस्ट। और बाकी जो पुरानी परंपरा रही है, जो क्या बिजली गिरती है, क्या भूकंप आता है, इसका कोई असर नहीं पड़ता है। ये भारत की जो परंपरा रही है। तो आज मोदी जी ने उस पूरी सनातन परंपरा और
भारत की विरासत को बहुत आगे बढ़ाया, हमें बहुत गर्व है। दैट्स ऑल फ्रेंड्स, ये हमारे अध्यक्ष जी के मूल बिंदु थे। फिर आपके जो प्रश्न होंगे उसका हम उत्तर। इसको एक बार देख लीजिएगा अमीन जी, एक बार देख लीजिएगा। अध्यक्ष जी के संबोधन में जो अच्छी बातें थी वो तो आपने बताई, कुछ चैलेंजेस भी उन्होंने बताए होंगे नेचुरली कि ये चैलेंजेस हमारे लिए आगे है, वो क्या था? उन्होंने खुद बताया हमें सब सीट जीतनी है, मेहनत करनी। तेलंगाना में चैलेंज बताया, संघर्ष हो रहा है, तो बिल्कुल बताया उन्होंने हमें जीतना है। तो उपलब्धियों को भी बताया, चैलेंज को भी बताया। और चैलेंज है कि हमें 23 में 9 प्रदेशों में विधानसभा के चुनाव को जीतना है। तो सारे कार्यकारिणी के एक एक सदस्य कमर कसें, एक एक संगठन कमर कसे, प्रदेश कमर कसे। और हमारे प्रधानमंत्री जितनी मेहनत करते हैं, देश भर में घूमते हैं, पूरा देश उनके नेतृत्व पर आस्था करता है। तो इतनी बड़ी हमारे पास पूंजी है, तो हम और मेहनत करें तो जीतें। Sir, when you talked about Gujarat, I did not talk. No, I mean, Adhyaksh ji talked. okay. Be very clear When you refer to Adhyaksh ji's reference to Gujarat, you said that he had a special message. What you like special is something I said. Like you said that the all other state units will have to follow. What were those measures or the steps that Gujarat unit had taken that you wanted to? First of all, Liz, being a very experienced journalist, either you or Devendra Parashar, you must know it. It is not my press conference. I am just here to convey what Honorable the President has stated. But I presume that when he says that, the hard work, the booth level work has to be appreciated by all the other states of the country and the workers. And you do it. सर, मेरे दो सवाल हैं। एक तो आपने हेरिटेज की बात की, भारतीय पर कभी भी एक सवाल पूछेंगे? हाँ, चलिए आगे बढ़िए। तो ये जो बहुत सारे ऐसे प्रतीक अभी भी हैं, दिल्ली में कुतुब मीनार है, ताजमहल है, उसके बारे में कुछ भारतीय संस्कृति को लेकर के। और दूसरा सवाल है, अध्यक्ष जी का कार्यकाल इस महीने खत्म हो रहा है, उसको लेकर कोई चर्चा हुई या नहीं? अभी ये सब कोई चर्चा नहीं हुई। और जहां तक आपका पहला सवाल है, आप बड़े गुणी पत्रकार हैं, आपकी बहुत मजबूत कलम है, तो आप इसके बारे में देश को ज्ञान दीजिए जिसकी चर्चा आपने की है। हाँ, नीलू रंजन। सर, आपने कहा कि 1,30,000 बूथों तक पहुंचे हैं और उन्होंने कहा है कि सभी जीतना है चुनाव, और ओबीसी, एससी, एसटी सभी वर्गों तक जो पहुंचा है। पिछली बार की कार्यकारिणी में प्रधानमंत्री जी ने कुछ दिया था कि वो जो अल्पसंख्यक वर्ग तक भी हमें जाना चाहिए, और खासतौर पर संबंधा किया था। तो क्या अध्यक्ष जी ने आज अपने भाषण में कुछ दिशा में दिया संकेत की चर्चा हो गया, कुछ होगा? सबका साथ सबका विकास का मतलब क्या होता है? पहली बात मैं ये कहना चाहूंगा। दूसरी बात हमें कहनी है कि आप देखिए बाई इलेक्शन में बीजेपी की जीत कितनी हुई है। हमारे अपने स्टेट बिहार में 2 बाई इलेक्शन हम जीते कि नहीं? गोपालगंज जीते, कुड़न्नी जीते, और नीतीश बाबू तेजस्वी के साथ आने पर जीते। बाकी स्टेट्स में जो हम लोग जीते हैं बाई इलेक्शन, लोकसभा, विधानसभा, तो ये अपने सामने दिखाता है कि हम सबका साथ सबके विकास की बात करते हैं। और इसका बड़ा सवाल ये है कि जो हमारे मुस्लिम समाज की बात आपने की, तो मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी सरकार सबकी चिंता करती है। वोट किसी ने दिया है न दिया ये नहीं, क्योंकि हमारा संवैधानिक दायित्व है, वो हम करते हैं। ठाकुर रविंद्र सिंह जी ने रवि जी, आपने कहा कि जो अध्यक्ष जी ने कहा है, जेपी नड्डा जी ने, आप कि हिमाचल में रिवाज नहीं बदला, उसे बदलने की जरूरत है, आगे हम कोशिश करेंगे। 9 राज्यों में जीतना है, लोकसभा जीतना है, तो इस क्रम में विपक्ष भी आता है। आखिर जीत आपकी विपक्ष होगी। राहुल गांधी भारत यात्रा पर निकले हुए हैं। त्रिपुरा में जहां चुनाव होने वाले हैं, जिसका जिक्र आपने किया, वहां पर कांग्रेस सीपीएम एक हो गए हैं। तो विपक्ष पर नड्डा जी ने क्या कहा? अगर नहीं कहा तो आप बता दीजिए कि राहुल की यात्रा और विपक्ष की एकता पर। पहली बात है कि आप तो कानून बहुत समझते हैं रविंद्र बाबू। मेरा जुरिस्डिक्शन अध्यक्ष जी के भाषण के प्रमुख बिंदुओं पर रखना है। तो आज की प्रेस मेरी अपनी नहीं है, उस पर कभी आप चर्चा करिएगा तो मैं अपनी बात करूंगा। पूनम पांडे,
सर, आपने बूथ मजबूत करने की बात की, जो अध्यक्ष जी ने ऑफ कोर्स अपने स्पीच में बोला कि पहले 72,000 बूथों की पहचान हुई थी और अब 1,30,000 बूथों तक पहुंच वहां गए तक हम हैं। पहुंचे, 72,000 में जाना था, पहुंचे 1,30,000। यानी वो 72,000 बूथ कवर होके और आगे चले गए। संजय शर्मा लोकमत, वो कौन है? देखो एक दो ये देखो ये संजय सर, रवि सर, मेरा सवाल सर, अध्यक्ष जी ने जो अपने भाषण में जो उल्लेख किया है डिफेंस डील के बारे में, कि अब डिफेंस डील होती लेकिन कोई कमीशन खोरी नहीं होती, क्या यह सीधा सीधा अटैक हम माने इसको कांग्रेस पार्टी पर, यूपी सरकार पर? मेरा खाली कहना यह है कि ये बताने की जरूरत है क्या? राफेल में कोर्ट में भी चले गए ना, हैं? और राफेल डील में हम लोगों ने बहुत आपसे चर्चा की थी किस तरह से भारत की वायुसेना को ये प्लेन नहीं मिलने दिया गया, क्यों? कौन सी ताकतें थी जो रोक रही थी इस डील को? तो यूपीए मींस डिफेंस डील विद इन डील्स, ये है कहानी। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।